दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। ये अपने मिनी सीरीज़ का चौथा अध्याय या चैप्टर है या एपिसोड है। और अब तक हमने जो फंडामेंटल्स है उसकी जानकारी ले ली थी एट ए हाई लेवल। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा कि CD4 क्या होता है, बी सेल क्या होती है, एंटीजन क्या होता है, और इनके बीच में किस तरह से तालमेल होती है, ये सब हमने हाई लेवल में देखा। आज हम इसे थोड़ी डिटेल में देखेंगे क्योंकि उसके ज़रिए हम mRNA वैक्सीन्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बी सेल और सी सेल और एंटीजन के बारे में और डिटेल्स जानेंगे, और उसके बाद इमीडिएटली जो 3 mRNA वैक्सीन अब FDA के ट्रायल में है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। वो उनमें वो mRNA वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद किस तरह से HIV के साथ फाइट करता है, तो वो जानकारी हम लेंगे। लेकिन इसके पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको दो चीज़ों के बारे में जानकारी दे दूँ। पहली जानकारी ये है कि यूट्यूब के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हमारे चैनल में जितने लोग वीडियो देखने आते हैं उनमें से सिर्फ 60% उनमें से तकरीबन 60% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से एक हो जिसने जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है आपके लिए, लेकिन हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे चैनल में अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो तो मैं अच्छे गेस्ट्स को बुला सकता हूँ जो कॉलेज के प्रोफेसर हो या कोई वैज्ञानिक हो, और वो लोग सिर्फ उसी चैनल में आते हैं जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर हो, क्योंकि उनका भी कोई स्टैंडर्ड होता है। अभी हमारे पास तकरीबन 1800 सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप उनमें से हो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके दोस्तों को भी बताइए सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो सब्सक्राइबर संख्या है वो 10,000 या 20,000 के आसपास हो जाए। तो फिर मैं कोई अच्छे गेस्ट को बुला सकता हूँ जिनके पास हम HIV के बारे में या क्रिस्पर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात ये बतानी थी आपको कि बहुत सारे लोगों ने अपना नाम आर्ट रैफल या आर्ट लॉटरी के लिए सबमिट कर दिया है। मैं जो तस्वीर बना रहा हूँ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा, अगर आप इस लॉटरी में जीत जाओगे तो आप देख सकते हो कि किस तरह से तस्वीर बन रही है। मैंने काफ़ी उसमें प्रोग्रेस कर लिया है। किसी भी वक्त अपना हमारे चैनल में 2000 सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो मैं ये जो पेंटिंग है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कर दूंगा आपके लिए। लेकिन ये पेंटिंग जीतने के लिए आपको आपका नाम सबमिट करना होगा। उसके लिए आप ये वीडियो को अब पॉज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया हुआ है जिसमें आप क्लिक करोगे तो आपका नाम उस पर डाल सकते हो। फिर तुरंत वापस आकर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख सकते हैं। और अगर आपका नाम इस पे आ जाए तो जब हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक लाइव स्ट्रीम करूँगा। लाइव स्ट्रीम में एक एक नेम पिकअप करूँगा, विनर का नाम, और उन्हें ये पेंटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूँगा। अब चलिए हम देखते हैं CD4, बी सेल और mRNA वैक्सीन। दोस्तों आज की वीडियो में आप ज़्यादातर एक तस्वीर देखोगे हमारे स्क्रीन पे। मैं नज़र नहीं आऊँगा ज़्यादा, क्योंकि मुझे उन तस्वीरों के ज़रिए आपको समझाना है कि ये सिस्टम किस तरह से इम्यून सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि अभी हम थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं। पहले हमने हाई लेवल में बात किया था। ये डिटेल आपको जानने की ज़रूरत है ताकि आप ये mRNA के बारे में मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ पाओगे, mRNA HIV वैक्सीन के बारे में। अगर कोई भी जगह पर आपको बात समझ में नहीं आए तो वहाँ पर स्टॉप करके पीछे जाकर दोबारा देखिए। जितनी बार देखना चाहिए उतना देखिए तो आपको समझ में आ जाए। फिर भी समझ नहीं आए तो फिर कमेंट में सवाल लिख देना, उसकी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब चलिए मैं आपको पहली तस्वीर बताता हूँ और उधर से हम शुरू करेंगे हमारे एक्सप्लेनेशन। दोस्तों हम शुरू करते हैं इस तस्वीर से, और मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो मैक्रोफेज है, आपको याद होगा कि एपिसोड 1 में हमने अंदरूनी इम्यून सिस्टम के बारे में बात किया था, जो शरीर के अंदर है, जो फिज़िकल होता है, और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में बात किया था, प्राप्त किया हुआ इम्यून शक्ति। तो ये जो है ये जो इनेट इम्यून सिस्टम यानी कि शरीर में जो अंदरूनी इम्यून सिस्टम है उसका एक भाग है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज इस तरह से काम करता है कि अगर उसे कोई कीटाणु दिखाई दे तो उस कीटाणु के चारों तरफ वो जाके उसको घेर लेता और उसके अंदर समेट लेता है,
और फिर मैक्रोफेज के अंदर जो लिक्विड्स रहती है वो उस कीटाणु को डाइजेस्ट कर डालती है, यानी कि उसको पिघला कर उसे मार डालती है। तो इस तरह से मैक्रोफेज काम करता। और जब मैक्रोफेज किसी कीटाणु को पकड़ के उसे पिघल के मार डालता, तो उसके अंदर जो उसकी पेप्टाइड या प्रोटीन है उसे मैक्रोफेज अपने शरीर में प्रस्तुत करता है, ताकि बाहर ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है उसको पता चले कि अगर कहीं पर तुम्हें ये पेप्टाइड दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वो एक कीटाणु है और उसे नाश करना चाहिए। और मैक्रोफेज की खूबी ये है कि ये सिर्फ बाहर के कीटाणु, शरीर के बाहर के कीटाणुओं को पकड़ के हजम कर लेता है, शरीर के अंदर के किसी चीज़ को ये हाथ नहीं लगाता। तो मैक्रोफेज की ये खूबी है। तो अगर मैक्रोफेज के ऊपर कोई भी पेप्टाइड दिखाई दे, उसका मतलब ये है कि शरीर में कोई बाहर से कीटाणु आई हुई है, उसे मैक्रोफेज ने मारकर उस पेप्टाइड को पेश किया है शरीर को, कि कहीं भी ये पेप्टाइड दिखाई दे तो ये कीटाणु का है, इसे नाश करना चाहिए। ये काम है मैक्रोफेज का। और जब मैक्रोफेज इस तरह से एक पेप्टाइड प्रस्तुत करता है तो शरीर में जो CD4 टी सेल्स होते हैं वो जाके इसे चिपक लेते। लेकिन हर एक CD4 टी सेल मैक्रोफेज को चिपक नहीं सकता, क्योंकि ये जो पेप्टाइड जिसके ऊपर आती है वो पेप्टाइड के अलग अलग शेप होते। जैसे कि हर एक ताले के लिए एक अलग चाबी होती है, उसी तरह से आप समझ लीजिए मैक्रोफेज के ऊपर जो पेप्टाइड दिखाई देता है वो एक ताला है, और मैक्रोफेज का जो रिसेप्टर है वो एक चाबी है। तो ये CD4 सेल पे जो रिसेप्टर है ये चाबी है, और ये चाबी जो है इसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, तो एंटीबॉडी रिसेप्टर कहते हैं। तो अभी हमें जानना चाहिए कि ये CD4 टी सेल बनता कैसे है, जिसके पास सही एंटीबॉडी रिसेप्टर हो जो ये मैक्रोफेज के साथ चिपक सके, क्योंकि मैक्रोफेज जो है एक कीटाणु का पेप्टाइड यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक स्टेप पहले, जहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो टी सेल्स है ये ह्यूमन इम्यून स्टेम सेल्स में से टी सेल्स बनते हैं। तो ये टी सेल्स जो है इनके अंदर DNA होती है, दोनों माँ और बाप दोनों के तरफ के DNA होती है, और उसमें एक क्षेत्र होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए जो रेसिपी होती है वो दी जाती है। तो ये टी सेल्स क्या करते हैं कि समझ लीजिए एक ह्यूमन इम्यून सेल ने 4 टी सेल बनाए, तो हर एक टी सेल जो है ये जो जीन्स रहते हैं एंटीबॉडी के, उन जीन्स को काट के, जैसे हम पत्ते को शफल करते हैं उस तरह से शफल करके वापस जोड़ के एंटीजन रिसेप्टर बनाते हैं। तो इस प्रतिक्रिया को हम कहते हैं वेरिएबिलिटी डाइवर्सिटी एंड जॉइनिंग रिकॉम्बिनेशन या VDJ रिकॉम्बिनेशन। उसके जरिए जो टी सेल्स थे उनमें रिसेप्टर आ जाती है। ये रिसेप्टर जो है एंटीजन के साथ जाकर चिपक सकती है। आप देखोगे कि हर एक रिसेप्टर का शेप अलग है, किसी का Y शेप है तो किसी का U शेप है, तो अलग अलग तरह के शेप है, चांद की तरह का शेप है। और जो कीटाणु होते हैं उनके ऊपर जो पेप्टाइड होता है वो भी अलग अलग शेप के होते हैं। जब टी सेल का शेप और कीटाणु का शेप मैच हो जाए तो वो एक दूसरे के साथ ताले हुए और चाबी की तरह चिपक सकते हैं। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम दोबारा वापस आते हैं इसी तस्वीर पर, जिसमें हमारे पास एक पैथोजन यानी कि कीटाणु है। उस कीटाणु के अंदर एक एंटीजन है या प्रोटीन है या पेप्टाइड है जो इस कीटाणु के लिए एकदम इंडिविजुअल है, जैसे इस कीटाणु में ही ये पेप्टाइड पाए जा सकेंगे। तो ये पेप्टाइड के साथ जो एंटीबॉडी चिपक सकता है वो बी सेल बनाता है। तो हमें देखना है कि बी सेल ये एंटीबॉडी कैसे बनाता है, ये एंटीबॉडी आई कहाँ से। उसके लिए हम जाएंगे इस तस्वीर पर, जहाँ पर आप देखोगे कि ह्यूमन इम्यून स्टेम सेल जो है वो बी सेल बनाता है। और ये बी सेल के अंदर भी माँ और बाप दोनों की तरफ के DNA होते हैं, और उसमें एक क्षेत्र होता है जहाँ पर इसे एंटीबॉडी बनाने के लिए रेसिपी होती है। तो उस क्षेत्र का जो जीन है जो इस रेसिपी को प्रस्तुत करता है उसे बी सेल वेरिएबिलिटी डाइवर्सिटी एंड जॉइनिंग रिकॉम्बिनेशन, जिस तरह से हम पत्ते को शफल करते हैं उस तरह से वो जीन जो है इसे कट करके शफल करके तरह तरह के एंटीबॉडीज़ बनाता है।
और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो बी सेल के सरफेस में प्रस्तुत होते हैं। अभी आप यहाँ पर देखोगे ये चांद की तरह क्रेसेंट वाला एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी जो है ये वाई शेप्ड एंटीबॉडी है। ये सब कीटाणु में प्रस्तुत किए जाने वाले जो पेप्टाइड या एंटीजन है उनके साथ मैच होने के लिए है। तो तरह तरह के कॉम्बिनेशन होने के बाद एक ऐसा बी सेल रिसेप्टर बन सकता है जो अब शरीर में जो कीटाणु आई है उसके ऊपर के पेप्टाइड के साथ मैच कर सके। तो इस तरह से ये जो है पूरा चांस का खेल है कि तरह तरह के बी सेल बनते हैं, तरह तरह के टी सेल बनते हैं, फिर जाके रिसेप्टर बनते हैं जो मैचिंग हो सके। और हम वापस जाते हैं हमारे वो ओरिजिनल तस्वीर। आप यहाँ देखोगे कि ये पैथोजन जो है इसके ऊपर एक एंटीबॉडी चिपकी हुई है। ये एंटीबॉडी किस तरह से बनती है? जब बी सेल जो है ये बी सेल जब कोई कीटाणु की पहचान लेता है, तो ये बी सेल जो है अगर समझ लीजिए एक पैथोजन के साथ मैच हो जाता है और उसके साथ चिपक जाता है, तो ये बी सेल उस पैथोजन को डाइजेस्ट कर लेता है और उसकी जो एंटीजन है वो अपने ऊपर ये इसके एंटीबॉडी निकल जाती है और उसकी जगह पर वो एंटीजन जो है उसे प्रस्तुत करता है, और वो एंटीजन जो है वो कीटाणु में से आया हुआ एंटीजन होता है। तो वो इस तरह दिखता है वो बी सेल, एंटीजन प्रस्तुत करता हुआ बी सेल। तो ये एंटीजन प्रस्तुत करता हुआ बी सेल अपने आप से कुछ कर नहीं सकता। ये उस हेल्पर टी सेल की तलाश में है जो CD4 टी सेल के जरिए बनता है। जब CD4 टी सेल एक मैक्रोफेज के साथ मिलता है, जब उसके एंटीबॉडी रिसेप्टर उसके साथ मैच हो जाती है, तो CD4 टी सेल क्या करता है कि वो पहचान जाता है कि मैक्रोफेज ने इस एंटीबॉडी को कोई कीटाणु से ही प्राप्त किया है, इसे नैश करना चाहिए। तो CD4 टी सेल तुरंत दो तरह के मेमोरी टी सेल बनाता है। एक मेमोरी टी सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं हेल्पर टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स जो है शरीर में काफ़ी दिनों तक रहते हैं और ये शरीर को ये बताता है कि आगे चलकर आप जब भी इस एंटीजन को एनकाउंटर करोगे तो उसे मार डालना चाहिए। और ये हेल्पर टी सेल्स जो है वो बी सेल्स की तलाश में है जिनके पास ये एंटीजन है, मैचिंग एंटीजन है। जब एक CD4 टी सेल मैचिंग एंटीजन वाला बी सेल को मिलता है तो तुरंत उसके साथ लैच हो जाता है, कुछ इस तरह एंकर हो जाता है, और वो बी सेल को कहता है कि तुमने अच्छा काम किया कि ये एंटीजन पकड़ लिया और उस कीटाणु को तुमने मार दिया। वो कीटाणु शरीर को हानिकारक है, तो तुम्हें इसका नाश करने के लिए एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत है। तो ये बी सेल जो है दो तरह के सेल्स बनाएगा। ये बहुत सारे मेमोरी बी सेल्स बनाएगा जो शरीर के अंदर काफ़ी दिनों तक रहेगा एंटीजन बनाने के लिए, और दूसरा तुरंत वो बी सेल्स बनाएगा, बहुत सारे बी सेल्स बनाएगा जिनका काम है कि शरीर में सिर्फ एंटीबॉडी बनाए। तो ये जो आप वाई शेप देख रहे हो, सिर्फ ये वाई शेप शरीर में घूमते रहेंगे। जब भी उन्हें एक पैथोजन मिल जाएगा उसके साथ वो चिपक जाएंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से एंटीबॉडी काम करता है, किस तरह से कैसे दिखता है एंटीबॉडी। आप यहाँ जो तस्वीर देखते हो ये जो है ये एक एंटीबॉडी है, इसका वी शेप ओपनिंग है। ये एक एंटीबॉडी है, इसका डिश जैसे ओपनिंग है, और ये एक एंटीबॉडी है जिसका मुंह चांद की तरह है, सर्कुलर है। तो तरह तरह के एंटीबॉडी है और इनका शेप जो है कीटाणु के पेप्टाइड के साथ मैच होता है। और लेकिन इनके जो बॉटम पोर्शन है ये सब कॉमन है। जैसे दोस्तों आप लोग देखोगे कि एडाप्टर मिलती है कि इंटरनेशनल कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम लेके आओ तो कोई देश में 110 वोल्ट्स है तो कोई देश में 220 वोल्ट्स है। तो हम एडाप्टर जिस तरह से यूज़ करते हैं तो उसका एक तरफ जो है अपने इंडिया के इलेक्ट्रिक सिस्टम में बैठ जाता है और दूसरा तरफ जो है वो यूके या कनाडा या अमेरिका का जो या जापान का इलेक्ट्रिक कनेक्टर के साथ बैठने की तरह होता है, उसे हम एडाप्टर कहते हैं। तो उसी तरह ये एंटीबॉडी का जो पिछला हिस्सा है जो वाई शेप का डंडी है वो हमेशा कॉमन रहती है। वो इसलिए कॉमन रहती है ताकि मैक्रोफेज हो या CD4 टी सेल हो वो आके एंटीबॉडी को उस जगह पर डॉक कर सके या चिपक सके। जैसे प्लेन जब एयरपोर्ट में हवाई अड्डे में लैंड हो जाता है तो टैक्सी करके एयरपोर्ट की तरफ जाता है
और वहाँ पर एक डॉकिंग स्टेशन आके दरवाजे के साथ चिपक जाता है। उसी तरह से ये कॉमन पोर्शन है एंटीजन का, जो CD4 टी सेल के साथ चिपक सकता है और जो मैक्रोफेज के साथ चिपक सकता है। समझ लीजिए जो कि ये स्ट्रॉ है। तो जब एंटीबॉडी पैथोजन के साथ चिपक जाता है तो एक मैक्रोफेज अगर बाजू में हो तो वो आके यहाँ पर चिपक सकता है और इसे स्ट्रॉ के ज़रिए पैथोजन के अंदर जितनी DNA है उसे सक करके उसे उस मैक्रोफेज के अंदर के जो लिक्विड होते हैं उसमें उसे गला देता है और उस तरह से पैथोजन को पूरी तरह से नाश कर देता है। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना है कि एंटीबॉडी जो है पैथोजन के ये जो प्रोटीन है इसमें इसके साथ जाके चिपक गया है। इसकी वजह से अगर ये प्रोटीन जो है पैथोजन का, अगर ये स्पाइक प्रोटीन होता जिसके ज़रिए ये पैथोजन अब हमारे शरीर के सेल के साथ चिपक कर उसके अंदर का जो DNA हमारे सेल में डालकर हमें इन्फेक्ट करती होगी, तो अब ये पैथोजन नहीं कर सकती क्योंकि वो एंटीबॉडी ने उसके स्पाइक प्रोटीन के ऊपर चिपक गया है, तो दैट कैन नॉट हैपन। तो उसकी वजह से ये पैथोजन जो है अभी बेकार हो गया है। ये अब हमारे शरीर को इन्फेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एंटीबॉडी हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है इस एंटीजन के साथ बैठकर। आप समझ लीजिए अगर ताला में जहां हमें चाबी डालनी है उस जगह पर अगर हमने सील कर दिया तो चाबी अंदर ही नहीं जा सकती। चाबी अगर अंदर ही नहीं जा सकती तो हम ताला नहीं खोल सकते। उसी तरह से कुछ ये एंटीबॉडी काम करता है कि ये पैथोजन जो है इसका चाबी जो है हमारे शरीर के ताले के अंदर जा नहीं सकती। तो ये दूसरी संभावना है। और तीसरी संभावना ये है कि ये एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर में कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोटीन होती है, उस कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोटीन को आकर्षित कर सकती है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन सिस्टम अगर यहाँ पर आके इधर चिपक गया तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन सिस्टम एक कैस्केड बनाता है जिसकी वजह से कोई केमिकल्स बनती है जो इस कीटाणु के जो मेम्ब्रेन है उसमें छेद कर देती है वो केमिकल। और जब ये कीटाणु के मेम्ब्रेन में छेद हो जाता है तो शरीर के जो लिक्विड्स है वो इस कीटाणु के मेम्ब्रेन के ज़रिए अंदर छेद के ज़रिए कीटाणु के अंदर चले जाती है और उसे फुलाकर उसे फोड़ देती है। जब ये कीटाणु फूट जाता है तो मर जाता है और हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकता। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें दो भाग है, आपने देखा होगा। पहला भाग ये है कि मैक्रोफेज ने उस कीटाणु को डाइजेस्ट करके उसका प्रोटीन प्रस्तुत करना चाहिए और जब वो प्रोटीन प्रस्तुत होता है तो CD4 सेल जो है, आपने देखा कि किस तरह से CD4 सेल के रिसेप्टर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो तरह तरह के CD4 सेल के रिसेप्टर मैन्युफैक्चर होते हैं, उनमें से कोई एक अगर इसके साथ फिट होता होगा तो ये प्रक्रिया एक तरफ से शुरू हो जाती है। फिर वो CD4 टी सेल इस पर चिपकने के बाद मेमोरी टी सेल बना देगी और हेल्पर टी सेल बना देगी। ये एक हाफ हो गया। दूसरे हाफ में हम देखेंगे कि बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडी के साथ पैदा होती है और अगर वो एंटीबॉडी कोई पैथोजन को मिल जाए तो पैथोजन को नाश करके बी सेल जो है अपना एंटीबॉडी खो देती है, लेकिन उसके सरफेस में वो ये जो पैथोजन जिसको उसने मारा था या कीटाणु जिसको मारा था उसका एंटीजन प्रस्तुत करती है। तो बी सेल का परिवर्तन हो गया है। बी सेल पहले एंटीबॉडी प्रस्तुत करती थी लेकिन अभी कीटाणु को मारने के बाद वो एंटीबॉडी की जगह पर एंटीजन प्रस्तुत करती है। और जब कोई हेल्पर टी सेल है जो इसी एंटीबॉडी को मैक्रोफेज के थ्रू मिला हो तो हेल्पर टी सेल को पता है कि ये कीटाणु की एंटीजन है और जब वो कोई बी सेल को देखता है जो एंटीजन प्रेजेंट करता है तो उसके साथ जाके चिपक जाता है और कहता है भाई तुमने सही पकड़ा है, तुमने सही किया कि वो पैथोजन को मार डाला और ये एंटीजन निकाला। अब ये एंटीजन को मारने के लिए आप एंटीबॉडी बनाओ। जब CD4 टी सेल इनके साथ चिपक के ये संदेश देगा तो बी सेल जो है मेमोरी बी सेल्स बना देगा और बहुत सारे प्लाज्मा बी सेल बना देंगे। ये प्लाज्मा बी सेल का काम है कि शरीर में जाकर ये इस तरह के मैचिंग एंटीबॉडी बना दे और वो एंटीबॉडी जो है वो शरीर में घूमते हुए जब पैथोजन को मिलता है तो वो तीन संभावनाएं बनाता है। या तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, या तो मैक्रोफेज को आकर्षित करके इसका नाश कर देगा,
या तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोटीन को बुला के उसके ज़रिए पैथोजन के शरीर में छेद बना के उसके अंदर फ्लड करके उसे एक्सप्लोड करके यानी कि फोड़ के उसको मार डालेगा। ये सब सारी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, अभी आप जान गए होंगे कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये जो है चांस का सिस्टम है। लगातार बी सेल बनते जाते हैं तरह तरह के एंटीबॉडीज़ के साथ, लगातार टी सेल्स बनते जाते हैं तरह तरह के एंटीबॉडी के साथ। मैक्रोफेज जो है उसके सामने जो भी बाहर के कीटाणु आते हैं उसको नाश करके उसका प्रोटीन प्रस्तुत कर देता है एंटीजन की तरह। तो CD4 टी सेल के पास सही तरह के रिसेप्टर्स चाहिए जो इसके साथ लॉक हो सके, ताकि उसको पता चले कि ये भाई फॉरेन पैथोजन है। उसी तरह बी सेल तरह तरह के एंटीबॉडी बनाता है, उसको सही एंटीबॉडी चाहिए ताकि वो पैथोजन के साथ चिपक कर उसे नाश करके एंटीजन प्रस्तुत करे अपने शरीर पर। फिर CD4 हेल्पर टी सेल और एंटीजन वाला बी सेल दोनों का मेल होना चाहिए ताकि मेमोरी बी सेल बन सके और प्लाज्मा बी सेल बन सके। फिर प्लाज्मा बी सेल जो है हजारों की तादाद में एंटीबॉडी बना के शरीर में प्रस्तुत कर देगा, और ये एंटीबॉडी जो है ये एक्चुअल डिफेंस करती है बॉडी की, क्योंकि पैथोजन के जितने भी कॉपी हो गए उसमें जाके एंटीसेल चिपक जाए, एंटीबॉडी जाके चिपक जाएगा। और अगर पैथोजन का जो एंटीजन है जिस पे एंटीबॉडी चिपक जाता है उसकी स्पाइक प्रोटीन हो और इकलौती स्पाइक प्रोटीन हो, तो उसका मतलब ये है कि अभी ये पैथोजन जो है अपने शरीर को हानिकारक नहीं बन सकता, क्योंकि उसका जो चाबी है अपने शरीर के ताले में घुस नहीं सकता, क्योंकि एंटीबॉडी जाके उसको ब्लंट कर रखा है। तो ये एक परिणाम हो सकता है। दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि एंटीबॉडी जब पैथोजन के साथ चिपक जाता है तो वो एक तरह से अलार्म देता है शरीर को कि भाई मैंने एक पैथोजन को पकड़ रखा है, कोई आके मुझे मदद करे। तो अगर आजू बाजू में कोई वहाँ पर मैक्रोफेज हो तो मैक्रोफेज आके एंटीबॉडी के लेग में जाके चिपक जाएगा, डॉक कर लेगा, और वहाँ से पैथोजन का पूरा DNA अंदर सक करके अपने अंदर गला के उसको मार डालेगा। तो ये एक दूसरा परिणाम हो सकता है। और तीसरा परिणाम ये भी हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोटीन जो है वो आकर एंटीबॉडी के साथ चिपक जाए, और फिर वहाँ पर वो कैस्केड प्रोसेस शुरू करता है, जिसकी वजह से केमिकल्स बनती है जो पैथोजन के मेम्ब्रेन में छेद बना देती है, और शरीर के फ्लूइड्स जो है पैथोजन के मेम्ब्रेन के छेद के ज़रिए पैथोजन के अंदर चले जाकर उसे फुगे की तरह फुला कर फोड़ देती है। और जब पैथोजन फूट जाता है तो उसका नाश हो जाता है, पैथोजन का नाश हो जाता है। तो ये 3 संभावनाएं हैं, लेकिन ये सब के लिए बहुत सारे चांस की ज़रूरत है। इट्स अ गेम ऑफ चांस, और ये बनने के लिए टाइम लगता है। तो अभी देखते हैं mRNA वैक्सीन जो है HIV के लिए बना है वो किस तरह से काम कर। तो दोस्तों 3 mRNA वैक्सीन अब FDA के क्लिनिकल ट्रायल्स में है। इनका स्टडी का एक्चुअल स्टार्ट डेट जो है वो है February 11, 2022। इनकी इंटरिम कंप्लीशन डेट जो है वो है July 13, 2023, यानी कि इस साल के बीच में। और इनके टोटल कंप्लीशन डेट जो है स्टडी का वो है October 13, 2023, जिसके बाद हमें इसकी रिजल्ट्स मिल सकती है। तो ये साल के अंत तक हमें इसके रिजल्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और इसकी मेथडोलॉजी ये है कि इन्होंने 3 बैच के लोगों को जमा किया है, और इसमें 3 वैक्सीन की टेस्ट हो रही है। पहला वैक्सीन है BG505 MD39.3 mRNA। दूसरी वैक्सीन का नाम है BG505 MD39.3 GP151। तीसरे mRNA वैक्सीन का नाम है BG505 MD39.3 GP151 CD4KO mRNA। तो ये 3 वैक्सीन्स है, और ये 3 mRNA वैक्सीन जो है इनको शरीर में 100 mcg या 250 mcg का डोज जो हमारे बाएं हैं उन बायों में मसल के बीच में दिया जाएगा, जिसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं डेल्टॉइड मसल में। और ये जो पहली जो स्टडी है वो सेफ्टी के लिए है, और ये सेफ्टी की स्टडी अगर क्लियर हो जाए तो एफिकेसी यानी कि उसमें कितनी ताकत है
HIV के साथ लड़ने की, उसके बारे में देखने के लिए किए जाएंगे। और बीच बीच में साइंटिस्ट लोग जो है ब्लड और लिम्फ नोड में पतली नीडल या पतली इंजेक्शन के द्वारा उसमें से खून निकाल कर उसको स्टडी कर कर पहचानेंगे कि अंदर शरीर के अंदर क्या हो रहा है, प्रगति हो रही है कि नहीं। और ये डोज को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि पहले 2 हफ्ते के बाद डोज बढ़ाई दिए जाएंगे। ये सब जानकारी आपको जो है FDA के जो साइट है उसमें जाके मिल सकती है। सेफ्टी के इवैल्यूएशन होने के बाद अपने को इसके बारे में डिटेल मिलेगा साल के अंत में। तो ये वैक्सीन किस तरह से काम करती है? पहली बात ये है कि हर एक वैक्सीन है उसमें अलग mRNA है। तो तीनों वैक्सीन में 3 अलग mRNA है। और ये mRNA जो होता है उसके अंदर एक प्रोटीन बनाने की रेसिपी होती है। ये mRNA वैक्सीन जो है उसके अंदर भर के एक तरह की mRNA है जो अगर उसको शरीर में डाल दे तो mRNA हमारे सेल के अंदर जब जाता है तो हमारे सेल के अंदर rRNA होती है, राइबोसोमल RNA, जो इस mRNA को पढ़ सकती है। वो पढ़कर इस रेसिपी में से जान लेते हैं कि कौन से अमीनो एसिड को किस सीक्वेंस में रखना चाहिए और एक प्रोटीन बनाना चाहिए। तो rRNA जो है वो tRNA को बताकर इस अमीनो एसिड को जमा करके रेसिपी के अनुसार सही सीक्वेंस में लगाकर एक प्रोटीन बना देती है और सेल के बाहर निकल देती है। ये जो प्रोटीन बनती है इस वैक्सीन के दिए हुए mRNA से, वो HIV के एक स्पाइक प्रोटीन है। HIV में जो स्पाइक प्रोटीन है वो जब इस तरह से बनकर शरीर में प्रस्तुत होती है तो आप जानते हो कि किस तरह से मैंने बताया है कि मैक्रोफेज ने इसे हजम करना चाहिए और प्रस्तुत करना चाहिए। CD4 टी सेल ने उसे उसके साथ लैच करके मेमोरी टी सेल्स बनानी है और हेल्पर टी सेल्स बनाने हैं। और उसी तरह हमारे बी सेल्स ने भी रिसेप्टर बनानी है इसके लिए और इसके साथ लैच होना है और इसको अपने शरीर में बी सेल के शरीर में एंटीजन की तरह से प्रस्तुत करना है और हेल्पर टी सेल को आके उसके साथ लैच करना। ये होल प्रक्रिया उसके लिए तैयार होनी चाहिए। तो ये देखना है हमें कि किसकी शरीर में जल्दी से बनता है और कितना टाइम लगता है, इसकी सब जानकारी लेनी चाहिए। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई अगर एक वैक्सीन ले लो को 3 हफ्ते के बाद उसका असर होगा या 2 हफ्ते के बाद असर होगा। तो इसकी जानकारी हमें मिलेगी कि एंटीजन एक बार बॉडी में डाल दे mRNA के ज़रिए तो शरीर को कितना दिन लगता है सही तरह के रिसेप्टर्स बनाने के लिए, सही तरह के एंटीबॉडी बनाने के लिए और CD4 हेल्पर टी सेल और एंटीजन युक्त बी सेल को मिलने के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म होने के लिए कितनी टाइम लगती है, उसके बाद ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि एक बार बी सेल को CD4 हेल्पर सेल बता दे कि इसके लिए एंटीबॉडी बनाओ तो शरीर में वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, फिर शरीर को प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो HIV के तरह तरह के स्पाइक प्रोटीन्स है, HIV के ऊपर तरह तरह के प्रोटीन्स हैं। तो mRNA वैक्सीन ये जो 3 बनाए हैं, ये इसमें साइंटिस्ट ने ऐसे चुन के 3 प्रोटीन्स या एंटीजेंस ढूंढ के निकाले हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है HIV को मारने की। तो ये 3 mRNA वैक्सीन अब ट्रायल में है और जैसे मैंने बताया ये साल के आखिरी क्वार्टर में फ़ेज़ 1 ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल का हमें रिज़ल्ट मिलेगा कि इसमें सेफ्टी कितनी है और क्या इसमें कोई असर है। इसके बाद फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल होगा जिसमें उसके असर को अच्छी तरह से पहचान लेंगे, सही डोज डालकर डोसेज और इफ़ेक्टिवनेस का सेकेंड फेज़ में अपने को पता चलेगा। तो ये जानकारी है mRNA वैक्सीन के बारे में। और दोस्तों इसके बाद अगला जो एपिसोड है इसमें मैं आपको AGT के बारे में बताऊंगा। AGT का जो क्योर है, ये वैक्सीन्स जो है सब लोग बार बार मुझे लोग कमेंट में पूछते हैं कि वैक्सीन क्योर करेगा कि नहीं। वैक्सीन जो है आपने अभी ये प्रक्रिया जान ली है, वैक्सीन का काम है कि इन्फेक्शन को रोके। तो वैक्सीन हमेशा इन्फेक्शन होने के पहले दी जाती है। समझ लीजिए आपको कनाडा आना है तो आपको इंडिया से वीज़ा लेके फिर कनाडा आना पड़ेगा। कनाडा के अंदर आने के बाद आप कनाडा का वीज़ा नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से ये वैक्सीन जो है इन्फेक्शन होने के पहले दिया जाता है, इन्फेक्शन होने के बाद नहीं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। AGT जो है वो क्योर बना रहा है, वो वैक्सीन नहीं बना रहा है, क्योर बना रहा है। तो वो हम
अगले इंस्टॉलमेंट में एजीटी देखेंगे, ये एजीटी किस तरह से काम करता है, और ये भी देखेंगे ईबीटी 101 किस तरह से काम करता है, कि वो भी क्योर है। तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो रिवाइंड करके पहले से देखिए, या जहाँ से समझ में नहीं आया वहाँ से देखिए। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये समझ जाओ तो आपको ये 3 वैक्सीन के बारे में जानकारी आ जाएगी, और आपको जब वैक्सीन का रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा है या नहीं, और किस तरह से ये रिज़ल्ट आगे चलकर वैक्सीन के आगे वैक्सीन का रिसर्च को आगे बढ़ाने में काम करेगा। और दोस्तों, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप एचआईवी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपके मन में इसके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत प्यास है, तो इसलिए मैं जाके स्टडी करके आपको बताता हूँ। लेकिन मेरे से भी कभी कभी गलती हो सकती है, मैं बहुत सोच सोच कर ये वीडियो बनाता हूँ पढ़ने के बाद। लेकिन अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बताया है तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें डाल दीजिए, तो मैं दोबारा चेक करके आऊँगा, या तो आपकी गलतफहमी मैं दूर करूँगा, या तो मुझसे गलती हुई हो तो उसको सुधार के मैं वापस वीडियो में बता दूँगा। अब तक तो मैंने जो आपको बताया मेरे हिसाब से मैंने ठीक समझा है, तो ये आप ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात आप ये ध्यान रखना कि इंटरनेट में आप किसी के पास से भी कुछ सुनो, मेरे पास से भी कुछ सुनो, ये जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। आपको जो शरीर के बारे में डिसीजन लेनी है, आपके हेल्थ के बारे में डिसीजन होनी है, आपका डॉक्टर के पास से ही पूछताछ करके उनकी सलाह से ही काम करनी है। इंटरनेट में जो आप सुनोगे उसके बारे में वो उसके वजह से आप हेल्थ डिसीजन नहीं लेना। आप सिर्फ आपके डॉक्टर के कहने पर जो भी हेल्थ डिसीजन है वो लेना। तो ये हो गई हमारी एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 5 में एजीटी 103 और ईबीटी 101 क्योर्स के बारे में हम बताएंगे, और उसके बाद टेल अवीव वैक्सीन के बारे में एपिसोड 5 में बात करेंगे। सो दोस्तों, हमें इस चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, ताकि हम वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को हमारे चैनल में इंटरव्यू के लिए बुला सकें और उनके पास से ताज़ी जानकारी ले सके उनके रिसर्च के बारे में जो उन्होंने खुद HIV या क्रिस्पर के ऊपर किया हो। तो इसलिए आप मुझे सहयोग करें, जितना हो सके व्हाट्सएप में हमारे चैनल का लिंक भेजना, आपके दोस्तों को सब्सक्राइब करने को कहना, ताकि हमारे सब्सक्राइबर संख्या बढ़ जाए। अगर हम 5000 के आसपास हो जाए तो मैं सेपरेट हिंदी चैनल बना दूंगा सिर्फ HIV के लिए, और आप लोग को जानकारी देने के लिए, और उसमें हम लाइव स्ट्रीम भी किया करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। इसके साथ मैं आपके आज्ञा लूँगा। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।